जोहार साथियों, झारखंड के साथ ही साथ नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कशन में डिस्कस करने वाले हैं आज 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। इस करेंट अफेयर सेशन में हम लोग झारखंड के साथ ही साथ नेशनल लेवल के भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे, ताकि जेएसएससी की तैयारी करने वाले साथ ही साथ जेपीएससी की तैयारी करने वाले को विशेष सहूलियत हो और झारखंडियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकरण, इसको बनाने की जो मंजूरी है ये कैबिनेट द्वारा दी जा चुकी है। आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे झारखंड सरकार के अंतर्गत पर्यटन विभाग अब होता है। इस पर्यटन विभाग के अंतर्गत जो पर्यटन सचिव होंगे ये इसके अध्यक्ष होंगे। अब इसमें दो पोस्ट और ध्यान रखना है। पहला पोस्ट है निदेशक, इस प्राधिकरण के निदेशक कौन होंगे, और एक और पोस्ट इस जो प्राधिकरण है, ये जो प्राधिकरण है इसके प्रबंध निदेशक कौन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो निदेशक होंगे वो होंगे पर्यटन निदेशालय झारखंड सरकार के निदेशक, पर्यटन निदेशालय झारखंड सरकार के निदेशक इस प्राधिकरण के भी निदेशक होंगे। और इसके साथ ही साथ प्रबंध निदेशक कौन होंगे, प्रबंध निदेशक होंगे लातेहार जिला के डीसी। ठीक है, तो 3 पोस्ट यहाँ से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आप लोग कि नेतरहाट में एक आवासीय विद्यालय है, काफ़ी प्रसिद्ध आवासीय विद्यालय है, आप सभी को पता है। हर जैक के एग्जाम में 1 से 10 में यहाँ से इस स्कूल से तो कोई ना कोई होता ही है डेफिनेटली। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए जो है वो छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए, मतलब कि आपका कोई टेक्निकल कोर्स हो गया, ठीक है, या फिर अपर लेवल की पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 15 लाख रुपए जो है वो छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा ऋण के रूप में, लोन के रूप में। ठीक है, किस योजना के तहत, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। देखिए यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट कहने का मतलब क्या होता है, आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको उसे लोन के रूप में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा और उसे लोन के रूप में आप लोगों को चुकाना पड़ेगा अगले 15 वर्ष में। अगले 15 ही वर्ष तक आप लोगों को दिया जाएगा टाइम, ताकि आप उस लोन को चुका सके। और इसमें 4% इंटरेस्ट होगा, मतलब 4% आपका इंटरेस्ट रेट होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर 15 लाख रुपए कोई व्यक्ति लेता है तो इसका 30% नॉन एजुकेशनल वर्क में, कहने का मतलब लैपटॉप हो गया या हॉस्टल का खर्च हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, जैसे कि रिसर्च में इसको यूज करना है, इस तरह की चीज़ों में वो यूज कर सकता है। लेकिन जो 70% राशि होगी वो सिर्फ कॉलेज के फ़ी भरने और एजुकेशनल वर्क में ही जो है खर्च किया जा सकेगा। तो ये क्राइटेरिया भी ध्यान रखिएगा। कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा एनआईआरएफ और नैक, एनआईआरएफ और नैक एग्रीगेट कॉलेज होने चाहिए। और साथ ही साथ इन जो रैंकिंग्स आती है, इन रैंकिंग्स में अगर टॉप 100 या फिर टॉप 200 के आसपास के भी कॉलेज हैं तो भी उनमें से आपको खर्च करने के लिए ये पैसे दिए जा सकते हैं। उससे ज़्यादा या फिर कोई नॉन एग्रीगेट कॉलेज है तो वहाँ पर से आपको, अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। 15 लाख रुपए आपको गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दिए जाएंगे। ठीक है, और एनआईआरएफ रैंकिंग यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एनआईआरएफ रैंकिंग जो हुई थी, ठीक है, उस रैंकिंग, ये रैंकिंग क्या होती है, तो ये भारत में जो भी टॉप लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनकी रैंकिंग होती है। इसमें जो आईआईटी मद्रास है ये इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 1 रहा था। ठीक है, आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में नंबर 1 हुआ था। और यूनिवर्सिटीज़ के मामले में आईआईएससी नंबर 1 था। प्रबंध जो शिक्षण संस्थान है प्रबंधन के, मतलब कि मैनेजमेंट कॉलेज में 1 नंबर में था आईआईएम अहमदाबाद। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले यहाँ पे एक और जानकारी देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो झारखंड पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली है, इसकी भी जो है मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई, जो है मिल गई थी। ठीक है, कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया था। और इसके तहत क्या होगा, जो भी पर्यटक क्षेत्र हैं, जैसे मैंने इससे पहले ही देखा, नेतरहाट एक पर्यटक क्षेत्र है, आप सभी को पता है। तो इस क्षेत्र में जो भी लोग व्यापार करेंगे, वो चाहे किसी भी चीज़ का व्यापार हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का व्यापार हो या फिर कोई खेल दिखा रहा है उसका व्यापार हो या फिर कहीं पे वाटर पार्क बना है उसका व्यापार हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपरली और झारखंड सरकार से उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। और उसी का जो नियम है वो नियमावली बन गई है और उसे कैबिनेट द्वारा मंजूर जो है मिल गई थी, मंजूरी मिल गई थी। तो झारखंड पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली 2023 को भी मंजूरी मिल गई थी। ध्यान रखने वाली बात ये है ना कि 2021 में ठीक ऐसे ही एक जो है
नियमावली फिर से आई थी 2021 में, ठीक है। वो भी यही था, झारखंड टूरिस्ट ट्रेड रजिस्ट्रेशन रूल 2021, तो 2021 में रिसेंटली आया था। और उससे पहले एक बार जो है 2015 में जो है इसी तरह की एक नियमावली आई थी, लेकिन आपको 2021 वाला ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब आई थी पिछली बार, या फिर अगर अपडेटेड क्वेश्चन आता है, अपडेटेड करेंट अफेयर्स आता है, तो फिर 2023 में आया है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पौधारोपण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत झारखंड में कहाँ से हमारे जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी इन्होंने की है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पौधारोपण कार्यक्रम है 2023 का, ये साहेबगंज से शुरुआत की है हमारे मुख्यमंत्री ने, ठीक है। और जो पौधारोपण कार्यक्रम होता है उसको करने के लिए बेसिकली दो प्रमुख जो एजेंसीज होंगी वो करेगी। पहला तो झारखंड सरकार का ही वन विभाग, ठीक है, झारखंड सरकार के वन विभाग से, और दूसरा है कैंपा। कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता होगा, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, ठीक है, एंड प्लानिंग आगे क्या होता है, ठीक है, ए मतलब कि अथॉरिटी, ठीक है, प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये पूरा फुल फॉर्म होता है। जैसे एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ये भी ध्यान रखना है। झारखंड के लिए, झारखंड में इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल लेवल पे ये 2004 में बना जा, मतलब कि इसका जो स्थापना है हो चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2004 में ही बना चुकी थी, कैंपा एक्ट 2004 के तहत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। झारखंड में इसका जो स्थापना है 2009 में हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, ये है आपका झारखंड कैंपा, ठीक है, झारखंड कैंपा, और इसी में सारी जानकारियाँ दी जाती है। और ध्यान रखना है, यहाँ पे आप डेट भी दे सकते हैं 2009 और 2021 जुलाई 2009 को इसको जो है भारत का जो कैंपा एक्ट 2004 है उसके तहत, कैंपा एक्ट 2004 के तहत झारखंड में 21 जुलाई 2009 को इसको स्थापित कर दिया गया था। और इस तरह की वेबसाइट आप मतलब कि विजिट करते रहिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी। झारखंड सरकार के झारखंड.gov.in में जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, लगभग 33 डिपार्टमेंट झारखंड सरकार के अंतर्गत आते हैं, और इसके अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग इसके जो बॉडीज़ हैं उसकी भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहाँ पे भ्रमण करते रहें तो काफ़ी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ऐसे बैठने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट को चक्कर लगाते रहें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत निजी भूमि पर यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो आपको कितने रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप निजी भूमि पे वन लगाते हैं तो आप लोगों को 75% तक सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो भूमि होगी आपकी अपनी निजी होगी, ठीक है। इसमें आप वृक्ष लगाएंगे, या आप फलदार पौधे लगा सकते हैं, या फिर इमारत वाली लकड़ियाँ लगा सकते हैं। जैसे कि इमारत में क्या, सागवान हो गया, शीशम हो गया, इस तरह की लकड़ियाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और फलदार जैसे कि आम हो गया, संतरा, लीची, जो कुछ भी आप चाहे जो फल देते हैं, ठीक है, अमरूद हो गया, इस तरह के आप भी लगा सकते हैं। तो आपको 75% तक सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए आप जो है अपने नज़दीकी जो ब्लॉक वगैरह होते हैं, या फिर DFO कार्यालय होता है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके पास एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सब जानकारियाँ रखने से आप लिंक कर पाएंगे तो चीज़ें जल्दी याद रहेगी, ठीक है। जैसे वन इससे पहले मैंने कौन सा योजना बताया, तो जन वन योजना। जैसे जन वन योजना मान के चलिए आपको ये भूल गए हैं, तो मैंने बताया जैसे DFO के पास एप्लीकेशन देना होगा, तो DFO मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट से जुड़ा होगा, तो 75% आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, तो सहूलियत होगी याद करने में। और CCL के वर्तमान CMD कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, PM प्रसाद पहले CCL के CMD थे, ठीक है। इनको कोल इंडिया लिमिटेड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, ये सबसे बड़ी कंपनी है कोल के क्षेत्र में, मतलब कि कोयला के क्षेत्र में। और इसी के अंतर्गत मैंने उस समय भी बताया था 8 सब्सिडरी कंपनी आती है, 8 छोटी छोटी कंपनियाँ आती है, जैसे CCL, BCCL, फिर आपका महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, और आपका सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। इस तरह की बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, 8 या 9 कंपनी हैं जो इसके अंतर्गत आती है। और ध्यान रखिएगा, अभी फिलहाल CCL का हेडक्वार्टर आपको रांची में ही मिल जाएगा। डॉक्टर वी वीरा रेड्डी हैं, डॉक्टर वी वीरा रेड्डी इसके अभी CMD हैं। और इन्होंने हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मिले थे, और हेमंत सोरेन जी बार बार कहते रहते हैं कि CCL, BCCL झारखंडियों को पैसा नहीं देती है, रैयत सबको पैसा नहीं देती है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। CCL है, BCCL है, ये झारखंड में काम करते हैं। BCCL आपका बोकारो धनबाद साइड में काम करता है, झरिया कोल माइंस फेमस है, ध्यान रखना है ये सब चीज़ें।
अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के जो अध्यक्ष चेयरमैन थे, एक तरह से हेड बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, ठीक है, इनकी नियुक्ति को बढ़ाने वाली जो निर्णय थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनकी कार्यकाल को बढ़ाने वाली जो काम थी उसको गैरकानूनी ठहराते हुए रिजेक्ट कर दिया है, और अब जो है इनको अपना ऑफिस 31 जुलाई को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये 31 जुलाई तक ही जो है रह पाएंगे ईडी के चेयरमैन। और ध्यान रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, यही क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इनका अपॉइंटमेंट 2018 को हुआ था। इनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, 2018 में हुआ था। 2018 में इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 19 नवंबर 2018 को हुआ था। फिर दूसरी बार, ठीक है, दूसरी बार इनका कार्यकाल जो है वो नवंबर 2021 में बढ़ाया गया, और फिर अब तीसरी बार जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, जिसे गैरकानूनी करार देते हुए अब जो है इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा और इनके जगह कोई नए बनेंगे। ध्यान रखिएगा ईडी, ठीक है, ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है, और ये काम क्या करता है, तो 3 लॉज ध्यान रखने हैं आपको, इन 3 लॉज के अनुसार ही ईडी काम करता है। पहला तो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फिर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और द फुगेटिव ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये फुगेटिव मतलब होता है जो दोषी है और भाग गया है, ठीक है, फुगेटिव एक इंग्लिश का जो है वोकैब भी होता है, जिसका मतलब होता है कोई कानून से भागा हुआ, जैसे कि कौन है, कौन सा, वो मोदी थे ना जो भाग गए थे, ठीक है, नीरव मोदी, और जैसे कि वो आपका बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के जो मालिक थे, ठीक है, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भाग गए थे। तो इस तरह के जो आपके क्रिमिनल्स या फिर जो पैसे लेके भाग जाते हैं ना, उनके ऊपर जो है ईडी कार्रवाई करती है, उनके प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लेती है, ठीक है, तो इस तरह के काम ईडी करती है, ध्यान रखना है। और ईडी जो है, ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है अगर ये पूछा जाए, तो ईडी आती है आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये पॉवर्टी है, ठीक है ना, पॉवर्टी इंडेक्स जो है, पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये हाल ही में जारी किया गया 2023 एडिशन, और इसमें जो है भारत में कितने लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं 2006-07 से लेकर 2019 से 21 तक, तो ध्यान रखिएगा 41.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। हालांकि अभी भी गरीबों की संख्या है भारत में, ठीक है, लगभग 23 करोड़ गरीब अभी भी हैं, लेकिन लगभग 41.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। ये जो रिपोर्ट है ये जारी करता है यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड का एक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ही एक संस्था है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। और क्या क्या बातें इसमें प्रमुख रूप से की गई वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं स्वच्छ जलावन की, मतलब कि आपका जो प्रदूषण ना फैलाने वाले जलावन जो है, जैसे गैस हो गया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 52.9% लोग ऐसे थे ना, 52.9% लोग ऐसे थे जो 2006-07 में इनको ये लकड़ियाँ नहीं, ये जो है ईंधन नहीं मिल पाते थे, मतलब ये लकड़ी या कोयलों में खाना बनाते थे, लेकिन ऐसे लोगों की अब संख्या सिर्फ भारत में 13.9% है जो या तो कोयला या फिर लकड़ियों से खाना बनाते हैं। और स्वच्छता से बात करते हैं, स्वच्छता के बारे में, तो स्वच्छता के बारे में ध्यान रखिएगा एक समय ऐसा था कि लगभग 50.4% लोग ऐसे थे, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जिनको प्रॉपर स्वच्छता का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था 6-7 में, लेकिन 2019 से 21 में बात करें तो काफ़ी इसमें सुधार आया और 11.3% लोग ही जो है ऐसे रह गए हैं जिनको प्रॉपर स्वच्छता उपलब्ध नहीं है, ठीक है। पेयजल में भी काफ़ी गिरावट आई है, पहले जो है पेयजल, स्वच्छ पेयजल 16.4% लोगों को उपलब्ध नहीं था, लेकिन अब ये सिर्फ 2.16% ही रह गया है, तो लगभग 98% लोगों को अब स्वच्छ पेयजल जो है वो उपलब्ध है। इस तरह के बहुत सारे डेटा दे गए जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ मैंने पहले बताया वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए राजी हो गया है और इन्होंने अपना व्यापार शुरू भी कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के साथ ये व्यापार शुरू हो चुका है रुपया में। कहने का मतलब रुपया में ही अब ट्रांजैक्शन होगा बांग्लादेश और, यदि बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके लिए एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है, वोस्ट्रो अकाउंट। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वोस्ट्रो अकाउंट क्यों यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जब किसी देश की
अपनी ही करेंसी में व्यापार करनी हो तो उसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जैसे भारत को अगर रुपया में काम करना है तो इसके लिए दूसरे देश में इसे वोस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, और जिस देश के साथ व्यापार होगा ना उस देश को भी भारत में वोस्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सारी जो सरकारी बैंक है उसको काम दिया गया है। 5-6 ऐसे बैंक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बता दिया कि जब दो देशों के बीच सेम मुद्रा में और लोकल मुद्रा में, डॉलर नहीं लोकल मुद्रा में अगर व्यापार करना है तो उसके लिए वोस्ट्रो अकाउंट का जरूरत पड़ता है, सिंपल भाषा में। बात करते हैं आगे। एक कंपनी काफ़ी फेमस हुई थी, फॉक्सकॉन, ठीक है ना। ये क्या कर रही थी, वेदांता के साथ एक चिपसेट निर्माण की कंपनी लगा रही थी, कहाँ, गुजरात में। लेकिन अचानक जो है इसका थोड़ा सा फॉक्सकॉन का मूड बदल गया है। अब ये जो है वेदांता ग्रुप के साथ नहीं लगाना चाहते फैक्ट्री, और अब इन्होंने जो है अब अपना खुद का जो है फैक्ट्री लगाने का फैसला लिया है। कुछ दिनों में ये जो क्लियरली बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है ये जो फॉक्सकॉन है ये किस देश की कंपनी है, तो ध्यान रखिएगा। फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है। मुझे तो इसके पीछे भी डाउट लगता है कि ताइवान जो है कहीं चाइना से लड़ाई होने के चक्कर में तो नहीं, मतलब कि बना रहा है ना, मतलब कि कोई ऐसा प्लानिंग ना कर रहा हो कि वो लगाना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है ताइवान का अस्तित्व भी खतरे में आ जाए, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करके क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वेदांता ग्रुप के साथ अब ये फैक्ट्री फिलहाल नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, वेदांता ग्रुप को लीड करते हैं अनिल अग्रवाल। कौन लीड करते हैं, अनिल अग्रवाल। और अनिल अग्रवाल के नाम से एक जयपुर में स्टेडियम भी बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वेदांता ग्रुप ही उसको बना रहा है। और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, क्रिकेट का स्टेडियम। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, जो फॉक्सकॉन कंपनी है, ठीक है, फॉक्सकॉन कंपनी तो ताइवान की हो गई। उसके बाद यहाँ पे आता है दक्षिण कोरिया, ताइवान, 2 देश और बता रहा हूँ, यूएसए, ठीक है ना, और एक और कंट्री है, कौन सी कंट्री, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चिपसेट का निर्माण होता है। ठीक है, तो ताइवान हो गए, दक्षिण कोरिया हो गया, यूएसए हो गया, और जापान। तो ये जापान, ये 4 जो कंट्री हैं, 1 2 3 4, ये चारों कंट्री को बोलते हैं चिप 4, या फिर इसे कहते हैं फैब 4 कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ चिप का निर्माण काफ़ी ज़्यादा होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा चिपसेट जो है यही देश बनाते हैं, तो इसे कहते हैं चिप 4 या फिर कहते हैं फैब 4। ये भी ध्यान रखना है। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के नेता शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के साथ मुलाकात की। ठीक है, आपको बताना है ये जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मिलेगा सऊदी अरब में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, सऊदी अरब में मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो हेडक्वार्टर है ये मक्का में ही है। मक्का सभी लोग हज करने जाते हैं, जो भी मुस्लिम भाई बहन लोग होते हैं वो हज करने जाते हैं, और जो सऊदी अरब है ये सऊदी अरब में ये मक्का आता है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के नेता से नरेंद्र मोदी इसीलिए मिले ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, गल्फ कंट्री के साथ, और साथ ही साथ आपका जो भारत है उसके साथ, और साथ ही साथ मुस्लिम जो राष्ट्र हैं वो सदैव जो है मतलब कि थोड़ा सा उनसे अच्छे संबंध बना के रखना नरेंद्र मोदी जी हमेशा चाहते हैं, ताकि इनको सपोर्ट मिले पाकिस्तान के कंडीशन में। ठीक है, तो इसलिए जो है ये मिलते रहते हैं इन जैसे नेताओं से। और इसका हेडक्वार्टर ध्यान रख लीजिएगा कहाँ है, तो मक्का सऊदी अरब में है। और इसके अभी हेड कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा से ध्यान रखिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग स्थापना के बारे में बात करते तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है उससे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे ये ही है, ठीक है ना, अल ईसा। ठीक है, अल ईसा यही है और मक्का में हेडक्वार्टर है। यहाँ पे देख सकते हैं मुस्लिम वर्ल्ड लीग, ठीक है, इसी के नेता से ये मिले थे मोदी जी हमारे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन का स्टेटमेंट पूरा मैंने बड़ा ही लिख दिया है। कारण ये है कि स्टेटमेंट में ही बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है ना, तो क्वेश्चन को समझने में आसानी होती है। क्वेश्चन ये है कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई, और इसमें कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की जो दवाइयाँ होती हैं ना उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला लिया गया। और साथ ही साथ ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग इत्यादि जो चीज़ें होती हैं जो जिससे इनकम होता है उसके ऊपर कितने प्रतिशत तक का जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा सबसे हाईएस्ट जीएसटी 28% जो होता है यही लगाने का फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जीएसटी काउंसिल कौन सा आर्टिकल में होता है, तो ये होता है 279A में। ठीक है, और इससे एक जुड़ा आर्टिकल है 269A। तो दोनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हालांकि 279A से
कई बार पूछा गया है और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है थाईलैंड में आयोजित होने वाले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो काफ़ी चर्चा में था, भगवान हनुमान को जो है इसका मैस्कॉट बनाया गया है, शुभंकर बनाया गया है। ठीक है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा एशियाई एथलेटिक्स संघ का 50वां वर्षगांठ के अवसर पर जो है ये प्रमुख रूप से आयोजित किया जा रहा है, चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है 2023 में इस साल। और थाईलैंड से ध्यान रखना है, थाईलैंड में जो है हिंदू देवी देवता काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पवित्र माने जाते हैं। और इस इंडोनेशिया में भी पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में तो कई ऐसे करेंसीज हैं जो भारतीय देवी देवताओं के ऊपर भी चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका मेजबानी भारत ही करेगा। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो भारत में ही किया जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की। देखिए इस सब क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ होता है, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाना है? तो ध्यान रखिएगा जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा आपका गोवा में। 36वां कहाँ हुआ था? तो 36वां था गुजरात में। देखिए गुजरात के किस किस शहर में हुआ था? तो टोटल 6 जो शहर हैं वहाँ पे हुआ था। एक एग्जाम में ये पूछ दिया गया था कि कौन कौन से शहर थे या फिर कितने शहर थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6 शहर थे। एक है आपका अहमदाबाद, देखिए मैं बता देता हूँ इसलिए ना ताकि एग्जाम में आए तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी रहे। तो गांधीनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, ठीक है, और राजकोट और भावनगर, ये जो 6 शहर थे गुजरात के यहाँ पे आयोजित किया गया था। झारखंड की स्थिति की बात करें तो झारखंड को टोटल 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, इस तरह से 13 मेडल मिले थे। ठीक है, 13 मेडल झारखंड को मिले थे, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप। ठीक है, इसका आयोजन आयरलैंड में हुआ था, लिमब्रेक में। ठीक है, इसमें बताना है कि भारत इस प्रतियोगिता में कितने मेडल जीता। तो ध्यान रखिएगा भारत इस प्रतियोगिता में 11 मेडल जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, बात करते हैं किसने किसने मेडल जीती। तो ध्यान रखिएगा भारत ने टोटल 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस तरह से हो गया आपका 11 मेडल। 6 गोल्ड किसने किसने जीते, बस यही आपको ध्यान रखना है। 6 गोल्ड किसने किसने जीते, यार यहाँ पे देख सकते हैं पार्थ सालुंखे। ये रिकर्व जो है आपका, रिकर्व जो होता है एक तीरंदाजी का टाइप होता है। 2 तरह के बेसिकली होते हैं, एक होता है कंपाउंड, एक होता है रिकर्व। तो पार्थ सोलंखे आपका रिकर्व मेंस अंडर 21 थे और प्रियांश कंपाउंड में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अदिति गोपीचंद स्वामी, ये अंडर 18 इन्होंने गोल्ड जीता कंपाउंड वुमेंस में। फिर अवनीत कौर एंड प्रियांश ये मिक्स में जीते अंडर 21 में गोल्ड। फिर अदिति गोपीचंद स्वामी और ऐश्वर्य शर्मा और एकता रानी, ये 3 लोग हैं, ये अंडर 18 जो है गोल्ड जीते कंपाउंड में, ये वुमेंस मिक्स का था। ठीक है, और अवनीत कौर और परनीत कौर और प्रगति, ये 3 लोगों ने अंडर 21 कंपाउंड वुमेन में जो है गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पे टोटल 6 गोल्ड का आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल गया। ध्यान रखना है जिन्होंने सिंगल सिंगल जीता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पार्थ सोलंके, प्रियांश, आदिति गोपीचंद। ठीक है, ये 3 नाम एकदम ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे ख़त्म कर लिया है आज का सेशन को, और अगले सेशन में जल्दी मिलूँगा आपसे। देखिए झारखंड सीजीएल और जो पीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम का जो डेट है वो कंफर्म अनाउंस किया जा चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक जो है डेट रिलीज हो गया था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जो है प्रिपरेशन में लग जाए, करेंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल ना ले। मैं आप लोगों को 2019 से लेके 2023 तक सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करा दूंगा। और इधर जहाँ तक बात रहा 2023 का, तो जनवरी से लेके आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम होगा, 10वां महीना में एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जनवरी से लेके 9वां महीना होगा वहाँ तक आप लोगों को डिटेल करेंट अफेयर्स PDF हैंड रिटेन नोट्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहे, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए।